हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है साइंस के कुछ क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ जो है पृथ्वी दिख रही है और पृथ्वी ये दिख रही है कि इसमें जो है आग के गोले जैसे जो है गिर रहे हैं इस पर कुछ पिंड जो हैं। तो ऐसा बहुत समय पहले वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बहुत समय पहले ऐसे कभी रहा है कि इस पर जो है आग का पिंड एक था जो हमारी पृथ्वी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, एक ठंडी होती गई और धीरे धीरे इस पर क्या हो गया जो है तत्वों की उपस्थिति मिली और धीरे धीरे नदियाँ और महासागर इस पर जो है उत्पन्न हुए और धीरे धीरे इसमें क्या हो गए, जीवों की उत्पत्ति हुई। आपको यहाँ बताते चलें कि सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी जो है वो बहुत ही जो है जलीय जीवों की हुई थी और एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी। वे धीरे धीरे उभयचर हुए, फिर इस तरीक़े से आप देख रहे हैं कि इसमें घेघा वगैरह, फिर इस तरीके से मछली हुई और इस तरीके से जो है और भी गोरिल्ला वगैरह हुए। इस तरीके से जो है आपको दिखाया गया है एक कर्म से, आप देख सकते हैं जो है। तो इस तरीके से जो जीवन की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पूछा एक क्वेश्चन जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय क्या नहीं था। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। तो जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन जो है पूछा जाएगा कौन सा तत्व नहीं था जीवन की उत्पत्ति के समय। तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन तत्व नहीं था। इसको हम O से दिखाते हैं परमाणु के रूप में और अणु के रूप में जो है O2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है कि यहाँ जो है जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन तत्व नहीं था और सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई, जल से हुई। दूसरा यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि मनुष्य के सौंदर्य प्रसाधन के जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं कैलोलॉजी कहा जाता है। इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, ये जो है ऊपर मिला दिया जाएगा, कैलोलॉजी हो जाएगा। तो मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। तो इस तरीके से जो है आपको याद करना है। आपको दिखा देते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन के जो है बहुत चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे आदमी जो है सौंदर्य प्रसाधन जो है चीज़ों को इस्तेमाल करता है सुंदर दिखने के लिए। आप देख रहे हैं इसमें जो है इस तरीके से जो है प्राकृतिक सुंदरता भी होती है बहुत जो है, और इसमें तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों वगैरह से जो है चीज़ों को बनाते हैं। और इस तरीके से यहाँ अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य के गुर्दे का भार कितना होता है। इस तरीके से पूछा जाता है। तो उसका जो है 140 ग्राम होता है। इस तरीके से आपको अगर किलोग्राम में इसको बदलना हो तो आप इसको किलोग्राम में आसानी से बदल सकते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम और 1000 ग्राम होता है। इस तरीके से आप इसको 1000 से भाग देकर 0.2140 किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो अगर कठिन बनाना होगा क्वेश्चन तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, नहीं सामान्य ऐसे पूछा जाएगा ग्राम में ही दे करके। तो आप बताएंगे 140 ग्राम होता है। और इसको जो है किडनी भी कहा जाता है, आप जानते होंगे इसको जो है, और इंग्लिश में इस तरीके से गुर्दा या किडनी। और आप देख रहे होंगे इसमें चित्र में हम आपको दिखा दे रहे हैं कि मनुष्य में जो है एक जोड़ी या इसको आप कह दें 2 किडनियाँ जो हैं पाई जाती हैं। तो इसमें बहुत से जो है छोटे छोटे इकाई के रूप में जो है छन्नक लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि इसमें नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो वृक्क या किडनी की जो है इकाई है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को ही जो है कहा जाता है वृक्काणु, हिंदी में कहा जाता है इसको वृक्काणु। तो पूछा जाता है कि वृक्क या किडनी की जो इकाई है वो क्या है, तो नेफ्रॉन है या वृक्काणु है। और इसमें जो कीपाकार जो है कीप के आकार के जो है इसमें कुछ और भी पाए जाते हैं इस तरीके से जो है छिद्र, उसको कहा जाता है बोमन संपुट। तो बोमन संपुट जो पूछा जाता है कीप के आकार का होता है, वृक्क में पाया जाता है, उसको बोलते हैं बोमन संपुट। और इसका मेन कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य ये होता है कि ये रक्त को क्या करता है, छानने का कार्य करता है। आपको यहाँ दिखा दें जो है इसका दूसरा चित्र दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा करके हम दिखाते हैं। इस तरीक़ा से आप देख पा रहे होंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है। ये देखो आप जो है दोनों तरफ दिख रहा है ये मनुष्य के। और इस तरीक़े से आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो वृक्क से मूत्र जो है छनता है वो छन करके किस नलिका द्वारा जो है मूत्राशय में आता है, यानी ब्लैडर में आता है। तो अल्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा जाता है किस नलिका द्वारा जो है मूत्र जो है मूत्राशय तक यानी ब्लैडर तक आता है, तो अल्टर द्वारा। और किस में एकत्रित होता है, ब्लैडर में यानी मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है। और किस रास्ते से किस जो है नली द्वारा निकलता है, तो इसको बोलते हैं अरिथ्रा बोलते हैं। इस तरीके से आप जान सकते हैं। और इसमें वृक्क जो होते हैं 2 होते हैं
और इसमें जो है इतना शक्तिशाली ये होते हैं ब्रिक कि अगर एक ब्रिक खराब भी हो जाए दूसरे से काम चल सकता है। और यहाँ जो है आज के समय में जो है ब्रिक का दान भी दिया जाता है। तो जो है एक ब्रिक से आदमी जीवन यापन कर सकता है अगर किसी को जो है दान दे दिया है या उसका एक खराब हो गया है तब भी। आगे देखेंगे हम लोग जो है गर्भाशय की जांच के समय जो है HCG जो है हार्मोन का पता लगाया जाता है। तो कहने का मतलब है गर्भाधान है किसी जो है प्रेगनेंसी के समय जो जांच की जाती है, कैसे पता लगाया जाता है कि कोई प्रेग्नेंट है कि नहीं है, उसके लिए जो है HCG जो है मूत्र में एक हार्मोन है स्रावित होता है जिससे पता चलता है कि गर्भाधान हुआ है सही तरीके से कि नहीं। तो इसका जो है इसी को जो है मूत्र में जो जांच करते हैं, जब ये पाया जाता है HCG तभी कहा जाता है कि गर्भाधान हो चुका है। और नहीं तो इससे अगर ये नहीं पाया जाता है तो कहा जाता है कि गर्भाधान नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो है इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे यह है क्या, आखिर ये बनता क्यों है। जब प्लेसेंटा जुड़ता है गर्भाशय की दीवार से और भ्रूण से तो उस समय ही ये क्या होता है, स्रावित होता है। इसीलिए जब प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो कहने का मतलब गर्भाधान नहीं हुआ है। इस तरीक़े से पता लगाया जाता है और प्लेसेंटा के बनने के समय ही ये जो उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे जांच किया जाता है मूत्र को, जो है इस तरीके से उपकरण है और आप इस तरीके से देखेंगे इसमें। तो इसमें अगर एक रिघारी बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है तो ये जो है नॉट प्रेग्नेंट दिखाता है। और अगर इसमें 2 लाइनें दिख रही हैं लाल कलर की तो ये प्रेग्नेंट दिखाता है, यानी गर्भाधान हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे इससे जो है। और इस तरीके से आप इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक और आप गोनाडोट्रोपिन है। इस तरीके से आप इसका शॉर्टकट भी दिया गया है यहाँ। आपको यहाँ हिंदी में भी दिखा देते हैं क्योंकि ये बड़ा लंबा है थोड़ा पढ़ने में। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। इस तरीके नहीं थोड़ा लंबा है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत पड़ता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं, कहने का मतलब है 96.96 इस तरीक़े से अगर कहने का मतलब 96 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो होता है, इस तरीके से अगर इससे नीचे गिरता है तो कहने का 95 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तो इसको कहा जाता है कि हाइपोथर्मिया। कहने का मतलब ये 95 फ़ारेनहाइट से अगर नीचे तापमान गिर जाता है उसी चीज़ को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। और इतना टेम्परेचर गिरने का मतलब है कि हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, गर्मी निकल जाएगी। तो ठंडी नहीं लग जाएगी, हमारे शरीर से गर्मी निकल जाएगी। कहने का मतलब है चालन सिर्फ गर्मी का ही होता है। गर्मी जब निकल जाती है तो कहा जाता है ठंडक हो गई है और गर्मी जब प्रवेश कर जाती है कहा जाता है तापमान बढ़ गया है। तो इस तरीक़े से हम देखेंगे हाइपोथर्मिया का मतलब यही है कि तापमान जो है गिर गया है। और किस स्थिति में तापमान गिरेगा, ज़्यादा ठंडे वाले माहौल में आप रहेंगे तो वहाँ क्या होगा, तापमान गिर जाएगा। या किसी पोषक तत्व की वजह से भी तापमान गिर सकता है, किसी बीमारी की वजह से भी तापमान गिर सकता है। तो अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा ठंड वगैरह पड़ती है, जब किसी को ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कहने का मतलब है गर्मी हमारे शरीर से वातावरण में चली जाती है। इस तरीके से हाइपोथर्मिया की स्थिति आ सकती है। अब समझ गए होंगे चित्र से कि किसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। और यहाँ आपको बता दें हाइपॉक्सिया शरीर की ऐसी स्थिति है जिसके तहत ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कहने का मतलब हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति शरीर की जिसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की यानी O2 की कमी हो जाती है। आपको चित्र से दिखा देते हैं इसमें, जैसे देख लो इसमें जो है इनको ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो इसमें जो है इनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है इस तरीके से। तो सिलेंडर लगा कर तो आप समझ सकते हैं कि हाइपोथर्मिया जो है इस तरीके से आपको कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो आपको जो है इस तरीक़े से कृत्रिम रूप से सांस दिया जाता है। और आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कृत्रिम रूप में जब सांस श्वसन क्रिया कराया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को क्या करते हैं, मिला करके इसमें जो है देते हैं। और इस तरीके से जो है हीमोफीलिया एक रक्त विकार है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, हीमोफीलिया क्या है, एक रक्त विकार है। तो कहने का मतलब है कि रक्त विकार ये है और रक्त में जिसके होता है ये उसको क्या होता है, रक्त अगर कहीं लग गया है एक बार तो क्या हो जाता है, रक्त स्रावित होता रहता है, निकलता रहता है और इस तरीके से जो है कभी रुकता नहीं है। तो रक्त बहता ही रहता है, इसी कहा जाता है हीमोफीलिया कहा जाता है। और ये रक्त से संबंधी बीमारी आप देख रहे हैं इसमें चित्र में
ये देख लीजिए कि कभी कभी नाक से भी जो रक्तस्राव होने लगता है, तो उसी के लक्षण दिखते हैं। और इस तरीक़ा से आगे यहाँ देख सकते हैं आप, चोट लग गया है तो यहाँ भी जो है रक्त नहीं रुक रहा है, तो उसी की स्थिति जो अभी ने बताया कि आपको किसकी स्थिति है, हीमोफीलिया की। तो इस तरीका जब रक्त नहीं रुकता है जल्दी से, तो उसको हीमोफीलिया के अंतर्गत रखा जाता है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, और चित्र के माध्यम से ऐसा बता रहे हैं जिससे आपको अच्छा से याद भी हो जाए। इस तरीके से हमने चित्र के सहारे जो है आप क्वेश्चन याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगे, आपको याद भी हो जाएगा। तो रुग्णांतता एक आनुवंशिक विकार है और जिसके हो जाने से लाल और हरे रंग में जो है भेद नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब रुग्णांतता जो होता है आनुवंशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है, यानी किसी इंसान को हुआ है तो उसके बच्चे में भी, संतानों में भी यह देखा जा सकता है। रुग्णांतता मतलब रुग्णाने होता है कि रंग, उसी में अंधता, यानी कहने का मतलब उसमें भेद न किया जा सके लाल और हरे में। ऐसा रोग जिसको हो जाता है वो जो है ट्रैफिक, यानी कोई वाहन वगैरह नहीं चला सकता है, क्योंकि वहाँ अगर इन्हीं रंगों का जो है प्रयोग होता है ट्रैफिक में, अगर नहीं देख पाएगा तो उसे जो है दुर्घटना हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो को कुछ नहीं हुआ वो लाल कलर का है, और जिसको ये जो है हुआ है यानी कलर ब्लाइंडनेस या उड़ानता हुआ है तो इस रंग का दिख रहा है। कहने का मतलब है तो लाल, लेकिन दिख ऐसे रहा है दूसरे कलर का दिख रहा है। तो इस तरीक़े से जो है, इस तरीके से इस रोग में ऐसे ही दिखता है। अगर मान लो यहाँ जो है ये लाल कलर का है, आपको इस तरीके से दिख रहा है, या आप मान सकते हैं यहाँ जैसे लाल कलर का इस तरीके दिख रहा है और हरा है तो इस तरीके दिख रहा है। कहने का मतलब लाल है तो दूसरी कलर का दिख रहा है, और या हरा है तब भी दूसरी कलर का दिख रहा है। कहने का मतलब सही ये नहीं दिख रहा है। और इस तरीके से और आगे हम देखें क्वेश्चन को, सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो उड़ सकता है तो शुतुरमुर्ग है। कहने का उड़ नहीं सकता है, सारी यहाँ जो है गलती हो गई थोड़ा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो उड़ नहीं सकता है तो शुतुरमुर्ग, इसको ऑस्ट्रिच भी बोला जाता है, और इसका अंडा जो है बहुत बड़ा आकार का होता है, उसे भी कोशिका कहा जाता है। तो कहने का मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो है जीवित कोशिका जो है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। या अधिकतर जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जीव है, और इस पर लोग क्या करते हैं, सवारी भी करते हैं, इस पर क्या करते हैं, इस पर बैठकर दौड़ भी लगाते हैं, मनोरंजन भी करते हैं जो है। और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो है पक्षी है। आप देख सकते हैं इसमें चित्र में जो है इस तरीके से जो है इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत तेज़ी से दौड़ते भी हैं ये, और मैदानी इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है किस तरीके से जो है ये सवारी कर रहे हैं, मनोरंजन अपना ले रहे हैं, और इसको पालते भी हैं ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर लोग। और ये दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप में भी यह पाया जाता है। आपको और बताएंगे यहाँ जो है अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो उड़ने में समर्थ है वो सारस है, सारस क्रेन कहा जाता है इसको। तो अधिकतर ये भारत में ही पाया जाता है, और भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है अधिक मात्रा में जो है, और ये और ज़्यादा जगह जो है ज़्यादा नहीं पाया जाता है, एक दो हो सकता है पाया जाए, लेकिन ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में ही ये पाया जाता है। सारस क्रेन है और सबसे बड़ा जीवित पक्षी है जो उड़ने में उड़ सकता है, कहने का मतलब। और ये इतना होता है कि अपने साथी के वियोग में क्या होता है, अपना प्राण भी त्याग देता है। कहने का मतलब इसको एक को मार दो तो दूसरा क्या करेगा, तुम्हारा पीछा ही करता रहेगा, चाहे उसको भी मार दो, लेकिन वो जो है वहाँ आपका पीछा जल्दी से छोड़ने वाला नहीं है। तो इसमें मित्रता बहुत ज़्यादा होती है। आप इस तरीके से सीख ले सकते हैं इसमें जो है कि एक दूसरे का जो है मित्रता कैसे निभाई जाती है, आप समझ सकते हैं जो है इसमें। और अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो है सबसे बड़ा जो है कपी जो है, हाँ थोड़ा गलत हो गया है, तो कपी है। कपी मतलब एक बंदर की एक प्रकार की प्रजाति होती है। तो कपी जो है सबसे बड़ा जो कपी है वो गोरिल्ला है। गोरिल्ला जो है मानव की पहले की पीढ़ी कही जाती है, जो उसमें 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, थोड़ा जो शरीर का उसमें बाल वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो है थोड़ा मुँह का डिजाइन वगैरह थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन आदमी की तरह चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गोरिल्ला है ये, और जो है जंगल में पाए जाते हैं, और कहीं कहीं जो है ये आपको चिड़ियाघर वगैरह में भी देखे जाएंगे जो बहुत बड़े होंगे। सबसे छोटा स्तनधारी जीव जो है छछूंदर है। तो छछूंदर जो है सबसे छोटा स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, स्तनधारी का मतलब जो होता है कि स्तनधारी वर्ग में जो रखे गए हैं उनके कुछ गुण उसमें जो है पाए जाएं। जैसे कहने का मतलब उसमें मुंह पाए जाते हैं, उसमें जो है आपको जो है उसमें श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, उसमें कर्ण पल्लो पाए जाएंगे, कर्ण पल्लो मतलब कान पाए जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ जो है जिसमें पाए जाते हैं उनको स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें सबसे छोटा कौन सा है, छछूंदर है। इसको जो है मैमल्स भी कहा जाता है, इंग्लिश में आप देख लेंगे तो इसको जो है। और इस तरीके से आप छछूंदर को देख पा रहे हैं कि जो है इस तरीके से छछूंदर थोड़ा चूहे जैसा दिखता है, लेकिन इसके जो मुख होता है थोड़ा
लंबा टाइप का होता है। और आगे हम देखेंगे इस तरीके से जो है क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित जो सरीसृप जीव है वो टर्टल कछुआ है। तो कछुआ क्या है? सबसे बड़ा जीवित सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है कि ये असमतापी होते हैं, यानी विषमतापी होते हैं, अपने शरीर को जल्दी से टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से इसमें जो है जल्दी ये कभी कभी ये जो है इनके प्रजनन वगैरह पे और जीवन पर प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अपने ताप को ये एडजस्ट बहुत कम कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो है जीवित सरीसृप है, जैसे सांप वगैरह हो गए और मेढक हो गया, ये सब जो हैं ये सरीसृप के अंतर्गत थोड़ा रखे जाते हैं। आखिर की इसमें भी उभयचर आता है, लेकिन सरीसृप में कहा जा सकता है इनको। तो इस तरीके से जो है टर्टल कछुआ है। आप देख पा रहे हैं कि कितना विशालकाय देखने में लग रहा है। अधिकतर ये समुद्र में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा में भितरकनिका जो है और गहिरमाथा स्थान है, वहाँ के आसपास में जो है अधिकतर ये कछुए देखे जाते हैं, टर्टल कछुए जो हैं। और यहाँ जो है सबसे तेज़ उड़ने वाला जो पक्षी है वो कटिपुंज है, जिसे टेल्ड स्विफ्ट भी कहा जाता है। तो सबसे तेज़ उड़ने वाला जो पक्षी है कटिपुंज है और उसको टेल्ड स्विफ्ट भी कहा जाता है। आपसे जो है इस तरीके से जो आप देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, चित्र के सहारे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन याद हो सके। आप 1 से 2 बार या 3 बार देखेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। और आपको यहाँ देखना है कि सबसे बड़ा जो सांप होता है, सर्प होता है, स्नेक होता है, वो पाइथन होता है। तो कहने का मतलब है पाइथन होता है। आप देख सकते हैं इसमें चित्र में जो है कितना बड़ा दिख रहा है, और विशाल का मोटा भी है और तगड़ा भी है ज़्यादा। इस तरीक़े से आप ये जो है पाइथन को देख सकते हैं। और ये अमेजन के जंगल वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका वगैरह में, और देख रहे हैं इतना बड़ा विशाल का जो जीव को जो है ये निकल रहा है। तो कहने का मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं और मोटे भी होते हैं। और अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है, सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है। कहने का मतलब सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, बर्ड कौन सा है? हमिंग बर्ड है। तो आपको देखो चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है जो हमिंग बर्ड है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि वर्तमान समय में सबसे ऊँचा स्तनधारी जीव कौन सा है, यानी सबसे ऊँचा जो स्तनधारी जीव है मैमल्स कौन सा है, वो है जिराफ। जिराफ आप चित्र में देख पा रहे होंगे इस तरीक़े से। और ये मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके लिए अनुकूल स्थिति ज़्यादा रहती है। विश्व में सबसे बड़ा जीव और स्तनधारी जीव जो है वो सबसे बड़ा है, कहने का मतलब आकार में, ओजन में सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है जो नीली व्हेल, यानी ब्लू व्हेल भी कहा जाता है इसको। और समुद्र में पाया जाता है। आप देख सकते हैं इसको, बहुत विशालकाय है। और आप देख रहे हैं कि समुद्र में पाया जाता है। ये कई हाथियों के जो है ज़्यादा वजन के बराबर और आकार के बराबर जो है होता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी विशालकाय, ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ा जीव जो है ये नीली व्हेल है, ब्लू व्हेल है। और यहाँ आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी जीव जो है अफ्रीकन हाथी है। कहने का मतलब सबसे बड़ा वो ऊंचाई में तो जिराफ है, लेकिन सबसे बड़ा कहने का मतलब ओजन में जो स्थल पर पाया जाता है, ज़मीन पर पाया जाता है। नीली व्हेल तो समुद्र में पाई जाती है और ये क्या होता है, ये ज़मीन पर होता है। अफ्रीकन हाथी है। अफ्रीकन हाथी जो होता है अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में, और सबसे बड़ी होती है। आप देख रहे हैं इसका आकार जो है बड़ा विशालकाय है। तो इस तरीक़े से आप जो है क्वेश्चन को याद कर सकते हैं चित्र के सहारे से आसानी से जो है। और अब और आपको बताएंगे यहाँ अंडा उत्पन्न करने वाला जो स्तनधारी जीव है वो एकिडना है, और ये है डगबिल प्लेटिपस है। आप थोड़ा इसको 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये सही से याद हो जाएगा। तो ये अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ऐसे जीव हैं, ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडा उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चन को बार पूछा जाता है, आपको यहाँ दिखा दें कि एकिडना क्या है। जहाँ हम लोग इनको स्याही नाम से कहते हैं यहाँ जो है देहाती भाषा में, तो स्याही है, उसी को एकिडना वगैरह कहा जाता है। तो इस तरीक़े से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाघ वगैरह को, शेर को भी घायल कर सकता है इस तरीक़े से। और ये दूसरा जो हमने बताया अभी नाम एकिडना के बाद, वो जो है दूसरा जीव है ये एकिडना के अलावा जो हमने बताया था अभी, लंबा नाम है थोड़ा, उसको देख लेना आप लोग। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कैसे इसका दिख रहा है, जैसे कोई धातु वगैरह का इसका लगा हो आगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो आपको बता दें कि ये ऐसे आपको इसको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको 1-2 बार ऐसे देखेंगे आपको जो है, तो चित्र के द्वारा आपको अच्छा लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो है हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो बना तक भेज सकें। आपको बहुत बहुत थैंक